हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की जो आपका रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है आपका 4 मार्च को, तो उसकी आंसर की जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द गैस इवोल्व्ड व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है HNO2, जो आपका बनता है मिक्स करने से, किसके मिक्स करने से, NaNO2 प्लस HCl, राइट। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे मिथाइल अमीन और इसके बाद हमें इसका मिक्सचर ले लेना है NaNO2 का प्लस HCl का। तो सबसे पहले जो है ये आपको यहाँ पे बना के देगा, डाइएजोनियम सोल्ट बना के देगा फर्स्ट डिग्री, ओके। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक है, जो आपके यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल है, इसी वजह से ये क्या होगा, ये आपका ब्रेक होगा और आपको बना के देगा यहाँ पे मिथेनॉल प्लस आपकी नाइट्रोजन गैस होगी प्लस HCl गैस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय। तो देखिए यहाँ पे आपने आर्हेनियस इक्वेशन जो है उसको यूज करना है, जो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम यूज करते हैं। उसकी जो फॉर्म है वो ये है, log K2 अपॉन K1, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, और उसके बाद आपके यहाँ पे टेम्परेचर आ जाते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो यहाँ पे T1 और T2 का यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी उसको, और जो रेट कांस्टेंट है वो आप यहाँ पे यूज करके अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, क्योंकि हम रेट कांस्टेंट जो है टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं और प्लस में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो देखिए जो कैनिजारो रिएक्शन है वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम मिलता है तो वो मॉलिक्यूल आपको कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। तो इन सभी में जब आप देखेंगे कि CHO के जो आपके साथ वाला कार्बन है अगर उस पे हाइड्रोजन एटम है तो वो आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, राइट, यहाँ पे भी नहीं है आपका, इसके बाद यहाँ पे भी आपको नहीं है अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये तीनों जो है ये कैनिजारो रिएक्शन आपकी देंगे। अब अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन को देखें तो ये है आपका CHO ग्रुप, और इसके साथ वाला जो ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन, ये है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नॉट गिवन बाय। तो जो डी ऑप्शन है आपका CH3CHO, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। तो यहाँ पे जब आप KMnO4 जो आपका एल्कलाइन मीडियम में है उसकी अगर आप Ki से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो आपका आयोडाइड आयन है वो आपको मिलता है आयोडेट की फॉर्म में, IO3 नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। तो ये कंपाउंड मिलता है KiO3। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेंजाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनोल की, तो ये जो है ये हमेशा आपके फिनोल्स जितने भी हैं उनसे कम एसिडिक होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अपने फिनोल की OH और जो आपका डी ऑप्शन है, इन दोनों में हमें अगर कंपेयर करना हो तो OH है और इसके मेटा पोजिशन पे है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इस रिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज करेगा और एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहाँ पे ये काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपको पता है, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो आपकी रिंग में तो वहां पे एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इज 18,000, और आपको ऑक्टाहेड्रल की दी हुई है, टेट्राहेड्रल की पूछी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है कि जो आपका CFSC है वो जो टेट्राहेड्रल की वैल्यू होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल इंटू 4/9, राइट। तो इस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो वो क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको 4/9 इंटू जो ये वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल के लिए वो है 18,000। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है 8,000 पर सेंटीमीटर। तो जो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, टोलीन रिएक्ट्स विद हेलोजन in the presence of iron 3 chloride giving ortho and para हेलोजन कंपाउंड देता है और आपको यहाँ पे रिएक्शन पूछी है कि रिएक्शन का टाइप क्या है। देखिए जब आपके पास यहाँ पे टोलिन है CH3, जब ये हेलोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि अगर आपने क्लोरीन लिया और वो यहाँ पे आपकी FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड की प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरीके से FeCl4 आपका बनता है, प्लस में आपका Cl प्लस बनता है, राइट। तो जो Cl प्लस है वो आपका यहाँ पे फर्दर रिएक्ट करता है, राइट। तो जो ये आपका Cl प्लस है ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होता है, राइट। तो Cl प्लस जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, और वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो कुल मिला के जो आपके प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ऑर्थो और आपको मिलता है यहाँ पे पैरा। तो ये किस टाइप की आपकी रिएक्शन हुई, ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट होता है आपके टोलिन पे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 MgCl2 इज। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो यहाँ पे MgCl2 देगा और कितने आपके ग्लूकोज देगा, क्योंकि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आपका आयोनाइज नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन अगर हम MgCl2 की बात करें तो ये आपको देगा एक Mg2 प्लस में आपको मिलेंगे 2 क्लोराइड आयन, मतलब टोटल आपको 3 आयन मिलने वाले हैं एक मॉलिक्यूल से। तो जितना ज्यादा आपके नंबर ऑफ आयन्स होते हैं उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होता है, या आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू भी आपकी उतने टाइम से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये एक आयन या एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, जबकि MgCl2 जो है वो आपको 3 आयन्स देने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है वो होगा आपका C अबाउट 3 टाइम्स, क्योंकि 3 आयन आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2 यहाँ पे देने वाला है। नेक्स्ट है, रेट लो फॉर द रिएक्शन A+2B gives C is found to be rate is equal to K A and B दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B is doubled keeping the concentration of A constant, the value of rate constant will be। देखिए ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है। जो रेट कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि रेट कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा आपका सेम। आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर लीजिए या डिक्रीज, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड। तो भले ही आपके पास लेंथेनॉइड हो या एक्टेनॉइड हो, आपके पास जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 बी। नेक्स्ट है आपके पास, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे आंसर है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एसीटोन या कीटोन जो है उनको जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करता। इसके बाद बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी रेजोनेंस की वजह से फेलिंग सॉल्यूशन जो है मोस्टली रिएक्ट नहीं करता। तो सी ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो KH जो है वो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन KH की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन B12 एक अकेला आपका विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। तो वो कब बिहेव करेगा, जब आपका ई एक्सटर्नल जो है ई सेल से
आपका एक्सीड कर जाए। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद है हमारे पास असर्शन रीजन क्वेश्चन, तो देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। असर्शन है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ mx6 एंड mx5l, जहां पे दोनों यूरिडेंटेट हैं, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी जो आपके यहाँ पे आपके सराउंडिंग होंगे वो सारे सेम हैं, राइट। तो जब सेम इस तरीके की कंडीशन आती है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करेगा। रीजन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए जो आपका आंसर होगा सी मतलब कि आपका ए ट्रू है और आर जो है रीजन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो ऑर्डर है आपका आर आई जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको गिवन है, फिर आरबीआर है, फिर आरसीएल है और फिर है आपके पास आरएफ, राइट। इसके बाद तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड हैविंग क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये इस असर्शन का रीजन नहीं है। ये जनरली बोल रहा है कि अगर आप क्लोराइड या कोई भी हेलोजन आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन जो होंगे, जो खाली आपके RH होंगे, उनसे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो वो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रीजन यहाँ पे कुछ और है जो आपका असर्शन है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है असर्शन फॉर्मेल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है और एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 122 डिग्री। ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन है इट कंटेन्स sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की ये यहाँ पे बात करता है, तो ये भी आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जो आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है जब आप NaCl को उसमें डालते हैं। रीजन ये है कि आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे आपके पास इंटरेक्शंस जो हैं वो आपकी आने लगती हैं, जो आपकी सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शंस हैं। तो इंटरेक्शंस आएंगी तो उस वजह से वेपर प्रेशर आपका कम होगा और आप बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी वो भी आपका कम हो जाता है। तो रीजन है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसका रीजन भी है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपके 1 मार्क वाले वो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर हम बात करें पेपर के एनालिसिस की, तो MCQ एवरेज लेवल के हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत इजी हैं या बहुत ज्यादा टफ हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एवरेज आपके मैं बोलूंगी कि लेवल के थे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। लेकिन जो बच्चे शुरू से अपनी NCERT बुक और जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं अगर उनको ठीक से थोरोली पढ़ते आए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ था, या MCQ की अगर हम बात करें ये बहुत ज्यादा टफ थे। सो बेस्ट ऑफ लक। आप मेरी यही विश है कि आप अच्छे नंबर यहाँ पे अटेन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।